ये जनता का फैसला है, नेताओं की किस्मत है। आज देखना होगा कि जनता ने आखिर क्या कुछ फैसला लिया। और चलिए, हमारे साथ कांग्रेस हेडक्वार्टर से हमारे संवाददाता मनोज प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मनोज, देखिए कहीं ना कहीं शुरुआती रुझान जो है वो सामने आ चुकी हैं। क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि रुझानों के बाद कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं, जो तस्वीर है वो क्लियर होती हुई अब दिखाई दे रही है। जी, दीपिका, मैं इस समय एआईसीसी हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ, दिल्ली। यहाँ पर जिस तरह की सरगर्मी होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह यहाँ ये ग्राउंड है मेरे पीछे जो देख रहे होंगे, ये बिल्कुल कार्यकर्ता और नेताओं से भर जाता था, जब किसी राज्य का इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होता था उस समय। लेकिन मीडिया अभी भी यहाँ राजनेताओं का इंतज़ार करते हुए साफ नज़र आ रही है, लेकिन किसी भी बड़े नेता का यहाँ आगमन अभी नहीं हुआ है। जी। जी मनोज, क्या कुछ कारण इसका माना जा रहा है? आपने कहा कि लगातार उनका इंतजार किया जा रहा है नेताओं का, लेकिन अभी तक कोई वहां पर नहीं पहुंचा है। इसका क्या मुख्य कारण माना जा सकता है? जी, जिस प्रकार महाराष्ट्र और झारखंड के रुझान अभी शुरुआती आए हैं, कहीं न कहीं माटी-रोटी और कपड़ा जो है नारा दिया गया था उत्तर प्रदेश के सीएम की तरफ से और सरकार की तरफ से, उसमें जनता ने बड़े ही जोरदार तरीके से वोटिंग की है और वोटिंग परसेंटेज भी आप देख सकते हैं किस तरह बढ़कर लोगों ने किया है। और जिस प्रकार बीजेपी का एक मत ये रहा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, कांग्रेस और इंडिया जिस तरह गठबंधन में काम कर रही थी और वहाँ यह रिजल्ट जो है उनके मुताबिक नहीं आते हुए दिख रहा है। जी। ठीक है, चलिए मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, लगातार हम देख रहे हैं जो तस्वीरें वो सामने आ रही है। मनोज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, और ऐसे में जो शुरुआती रुझान है उनको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हमने सुनी। और चलिए, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक निरंजन परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निरंजन जी, आपके पास में आऊंगी। देखिए, शुरुआती रुझान, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, झारखंड की बात हो, ये दो प्रमुख राज्य है। उसके अलावा यूपी में जो उपचुनाव हो रहे हैं वो भी काफी प्रमुख माने जा रहे हैं। अब ऐसे में ये जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रियाएं हैं? क्या कुछ कयास कहीं ना कहीं लगाए जा सकते हैं? देखिए, जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उनमें महाराष्ट्र में तो एनडीए को साफ साफ तौर पर बहुमत मिलता नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन पिछड़ता नजर आ रहा है। झारखंड में मामला बराबरी का लग रहा है दोनों में, क्योंकि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर बड़ी तादाद में के इंडिया गठबंधन के वोट भी पहले से सरकार से ये जो इंडिया गठबंधन के नेताओं की जो मुंबई में जो भाषा थोड़ी सी ढीली पड़ गई है, उससे साफ लग रहा है कि उनका मनोबल टूट रहा है। क्योंकि वैसे वो कह रहे हैं कि 11:30-12 बजे तक सारे नतीजे सामने आएंगे, उसके बाद हम कुछ कहने की स्थिति में आएंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जितनी तेजी से एनडीए आगे बढ़ गया है, करीब लगभग मुझे लगता है कि 180 सीटों के ऊपर आ गया, बहुमत से ज्यादा सीटें उनके साफ दिखती नजर आ रही है। तो उससे लगता है कि, पर फिर भी अभी थोड़ी देर पहले प्रियंका चतुर्वेदी जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो एमपी है राज्यसभा में, वो कह रही थी कि ये सारी जो बढ़त है वो 200-200 500-500 वोट की है, और बहुत सारे अभी तक वोटिंग मशीनें जो जहां पर हमारा वोट बैंक है वो खुलनी बाकी है। तो निश्चित रूप से थोड़ा हमें समय इंतजार तो करना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तेजी से एनडीए ने बढ़त बना दी है महाराष्ट्र में, उस बढ़त के हिसाब से तो साफ साफ तौर पर नजर आ रहा है कि फिलहाल अभी 10:30 बजे तक तो ये इन्हीं की सरकार बनती हुई नजर आती है, और आधे घंटे बाद का मामला बनता बिगड़ता क्या होता है वो आगे देखेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये तो शुरुआती रुझान है, इन सब से कुछ भी श्योर नहीं हो सकता। चलिए, हमारे साथ बीजेपी नेता नेहा धवन भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। डॉक्टर राम पांडे जी, आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए, बात अगर महाराष्ट्र की जाए तो जो कहीं ना कहीं शुरुआती रुझान है बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल भी हम सब ने देखे, हालांकि एग्जिट पोल के बाद ये कहा जा रहा था कि एग्जिट पोल नहीं हो सकते, क्योंकि हरियाणा में हम सब ने देखा जो तस्वीर यूं बदली थी। अब क्या कुछ कहा जा सकता है? ये जो रुझान सामने आ रहे हैं इनको लेकर दोपहर होते होते तक क्या लगता है आपको, जो तस्वीर है वो बदलती हुई दिखाई देगी? हाँ, उम्मीद तो करते हैं। और जहां तक हम एग्जिट पोल की बात करें, जैसे हरियाणा इलेक्शन हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, कई जगह हुआ, और वो एग्जिट पोल फेल हो गए। और जबकि एग्जिट पोल करने वाले जनता के बीच में जाते हैं, जनता उनको बताती है, और जनता जब बताती है तो एग्जिट पोल में विपक्ष जीतता है, कांग्रेस जीतता है, और जब परिणाम आते हैं तो बीजेपी जीतती है। तो फिर जब एग्जिट पोल, ऐसा नहीं कि एक एग्जिट पोल हो, कई एग्जिट पोल एग्जिट करते हैं और जनता कहती है कि कांग्रेस जीत रही है, विपक्ष जीत रहा है,
और जब हम परिणाम देखते हैं, रुझान देखते हैं, तो बीजेपी जीत जाती है। तो आखिर ऐसा कैसे हो जाता है? ठीक है, अब आपके जो परिणाम बता रहे हैं, ये तस्वीर 1-2 बजे तक और क्लियर हो जाएगी। और जो भी अभी चल रहा है हम देख रहे हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, उसमें तो अभी इसकी तुलना की जाए तो 25% तक भी रुझान नहीं आए हैं। तो मैं ये भी जानना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन इंडिया सुस्त है, पिछड़ा है, या उसके पास डाटा देर से पहुंच रहे हैं, अन्य चैनल के पास डाटा स्पीड से पहुंच रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जहां मतगणना हो रही है अंदर जाने की परमिशन नहीं है और बाकी चैनल्स को परमिशन है? तो ये इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है जो अन्य चैनल्स दिखा रहे हैं और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ देखिए इंडिया डिफरेंस तो दिखा आपसे रहा कुछ है? देर बाद कहीं ना कहीं क्लियर हो ही जाएगा कि आखिर क्या कुछ जो रुझान कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं वो सही है कि नहीं है। दोपहर तक जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं साफ हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस बार नतीजे आपके पक्ष में नहीं होते हैं तो क्या फिर से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाएगा या फिर हार को स्वीकार किया जाएगा? अगर नतीजे पक्ष में नहीं होते हैं तो, क्योंकि अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, ये तो आपने देखा होगा, ये राष्ट्रीय महासचिव, ये तो कल इलेक्शन वाले दिन की बात है जिस दिन वोटिंग हो रही थी। सरेआम पैसे बांटते हुए पकड़े गए थे, जनता ने पकड़ा था। ये अदानी वाला हम केस 2 दिन से सुन ही रहे हैं, अमेरिका ने भगोड़ा साबित कर दिया है। तो ये अदानी का ही पैसा तो वो जो तावड़े जो थे राष्ट्रीय महासचिव वही तो बांट रहे थे। ये अदानी के पैसे से ही तो सरकारें तोड़ी जाती हैं, उसी से तो विधायक खरीदे जाते हैं। अब एक एक वोटर को 5-5, 10 हजार रुपए दिए जाते हैं। तो ईवीएम तो अपनी जगह है ही, ईवीएम तो सारी दुनिया में बंद है। हम भले ही सारे प्रदेशों में जीत जाए, 100% सीट भी जीत जाए, तब भी हम ये चाहेंगे कि ईवीएम तो बंद होना चाहिए। और एलन मस्क जो पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी में टॉप माने जाते हैं, वो तक कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। उसके अलावा भी कई बातें हैं। भाई ये जो चुनाव है अदानी वर्सेस आम आदमी, भाई अदानी के पास तो पैसे की कमी नहीं है, लेकिन आम आदमी तो गरीब आदमी है। तो जो विपक्ष जो चुनाव लड़ा है वो आम आदमी की तरह लड़ा है, उसके पास संसाधन नहीं थे। इनके पास पुलिस भी था, प्रशासन था। मैं आपको मध्य प्रदेश की बात बता दूं, विजयपुर में उपचुनाव है, मैं वहां था। ईवीएम तो छोड़िए, मतलब जो कांग्रेस का वोटर था उन पर गोलियां बरसाई गई, उनके घर जला दिए गए, उनकी पर्चियां छीन ली गई। बूथ के अंदर वो जाते हैं, स्याही लगा दी जाती है और वोट डालता है वहां बीजेपी का गुंडा। तो जितना वोट ईवीएम से ये बढ़ाते हैं, उससे कई गुना ज्यादा वोट ये गुंडागर्दी से बढ़ाते हैं, पैसे से बढ़ाते हैं। तो यदि ये बीजेपी समर्थित पार्टियां जीतती हैं तो ये समझ लीजिए आम आदमी की हार है, जनता की हार है। और यदि कांग्रेस जीतती है तो ये आम आदमी की जीत है। ये ठीक है। देखिए नेहा जी, इन्होंने तो अपना क्लियर कर दिया है, अगर बीजेपी जीतती है तो क्या कुछ हो सकता है और किस वजह से वो जीत रही है, किस तरीके से आप जवाब देंगी? कई आरोप इन्होंने लगा दिए हैं। आपके चैनल पर मैं एक दिन पहले भी डिबेट पर थी और मैंने यही बात की थी कि बहुत जल्दी देखिएगा ये रुझान जो दिखा रहे हैं, ये जो पोस्ट हमारा दिखाया था कि बीजेपी जीत रही है, आपको रिजल्ट में भी बीजेपी जीतती हुई नजर आएगी। क्योंकि मैंने ये बात कही थी कि हरियाणा का केस बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि मैं हरियाणा से आती हूँ, इसलिए मैं हरियाणा की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ। हरियाणा में वोकल वोटर्स जो हैं वो बहुत जो है, हम जानते हैं कि वो लगभग 90% वोटर्स जो है वो कांग्रेस के समर्थक हैं, जो वोकल वोट है। और ये बात मानी जाती है कि हरियाणा में जो साइलेंट वोटर्स हैं वो बीजेपी के सपोर्टर हैं, और साइलेंट वोटर की संख्या जो है, परसेंटेज जो है वो बहुत ज्यादा है। और उन वोटों ने, साइलेंट वोटर्स ने बीजेपी का समर्थन दिया, और वहां पर इन्होंने ईवीएम का जो आड़ ली हुई है बचने के लिए कि अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साथी भी फिर से यही बात बोल रहे हैं कि किस तरह से जो है ईवीएम खुलती है तो वो कांग्रेस के वोट नहीं निकलते हैं। भाई जनता आपको पसंद नहीं करती है, जनता ने आपको वोट नहीं दिया है, जनता जिस बटन को दबाएगी वही वोट ही निकलेगा। क्योंकि जहां आपकी सरकारें बनती है वहां ईवीएम कौन सी होती है? अगर अभी रुझान में आप आगे चले जाए तो ईवीएम ठीक हो जाएंगी, और रुझान में आप पीछे हो जाए तो ईवीएम खराब हो जाएंगी। एक बात मैं और मेरे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहूंगी कि वो हरियाणा में भी दीपिका इन्होंने यही खेल खेला था। हरियाणा में भी यही कहा था कि इलेक्शन कमीशन की साइट पर डाटा बाद में पहुंच रहा है, या क्या गड़बड़ है, आप क्या गड़बड़ कर रहे हैं। टेक्निकल बात इनको समझ में नहीं आती, मैं एमटेक हूं इसलिए इनको समझा देती हूँ।
कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरी ये बात है कि जो काउंटिंग एजेंट्स होते हैं वो अंदर मतदान गणना केंद्र पर बैठे हैं, आपके काउंटिंग एजेंट्स भी बैठे हैं, बीजेपी के भी बैठे हैं, अन्य पार्टियों के भी बैठे हैं, उनके पास में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है। शायद उसी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के आधार पर आपकी तरफ से ये बयान आता है कि जिन सीटों पर हम आगे चल रहे हैं, बीजेपी आगे चल रही है, उनका डिफरेंस केवल 30, 35, 25 वोटों का है। तो ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके पास कैसे आई? इलेक्शन कमीशन की साइट पर अपडेट होना वो हर मिनट अपडेट नहीं होती है, उसका एक शेड्यूल बनता है कि वो 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद वो अपडेट होगी और वो अपने शेड्यूल के हिसाब से वेबसाइट पर पोस्ट करते हैं। लेकिन जो काउंटिंग एजेंट है, हर राउंड खत्म होने के बाद जब अनाउंसमेंट होती है, स्क्रीन पर दिखता है वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके पास भी है, हमारे पास भी है। आप अपने काउंटिंग एजेंट से संपर्क करें, अपने काउंटिंग एजेंट से पूछें कि कहां पर क्या आगे चल रहा है, कहां पर कौन पीछे चल रहा है। इस पर इतने कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और एक छोटी सी कयास हम सभी लगा रहे हैं, आप और हम बैठ के यहाँ पर कयास लगा सकते हैं। दीपिका जी जी, इन्हीं कारणों की वजह से ही कांग्रेस हारती है। इंडस्ट्रियलिस्ट को बदनाम करना बंद करें, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से ही भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का विकास जो है वो संभव हो पाया है। जब आपकी सरकार थी तब क्या आपने इंडस्ट्रीज का सहारा नहीं लिया था? मैं नाम यहाँ पर लेना नहीं चाहूंगी, वो नाम जुबान पर सब लोगों की है, लेकिन आपके समय पर जब इंडस्ट्रियलिस्ट काम करते हैं तो वो अच्छे हो जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो उनको बदनाम करने की कोशिश मत करिए। आपके पास भी डॉक्टर पांडे जी, आपके पास भी आऊंगे, उससे पहले एक महत्वपूर्ण खबर दर्शकों को दे दें। हरियाणा के बाद झारखंड और महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन इसी बीच दिल्ली बीजेपी के हेडक्वार्टर में मिठाइयों की बांटने की तैयारी चल रही है। नेटवर्क 10 संवाददाता ने इसका जायजा लिया है, जरा देखिए। सियासत में जलेबी अभी तक कायम क्यों है, चलिए आपको बताते हैं। जिस तरीके से अभी हरियाणा का जो चुनाव बीता है उसके बाद से जो जलेबी है वो बहुत ट्रेंड हो गया है, क्योंकि हरियाणा में जैसे ही चुनाव के नतीजे 12 बजे तक आए हुए थे, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जलेबी बांटना शुरू कर दिया था। और हरियाणा में जिस तरीके से आपको बता दें कि कांग्रेस की सरकार ना आने की जगह बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद से जलेबी पे सियासत लगातार तेजी बनाई हुई है। वहीं आज हम बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। पहले यहाँ पे हलवा या लड्डू बनते थे, पर अगर आज आपको दिखाएं कि यहाँ पे जलेबियाँ बन रही हैं, गर्मा गर्म जलेबियाँ बनाई जा रही हैं। और यहाँ पे बैठ के वो जलेबी पे सियासत जिस तरीके का लगातार चल रहा है वो आपको मैंने बताया। और अभी झारखंड और महाराष्ट्र के जो इलेक्शन हुए हैं उसके आज वोट के नतीजे आने वाले हैं, और साथ में जो भी उपचुनाव हुए हैं उसके भी वोट के नतीजे आने वाले हैं। सियासत पे जो जलेबी काबिज है उसकी अगर बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी में जितने गेस्ट आएंगे और जितने भी पत्रकार लोग मौजूद होंगे, और भी जिस तरीके से अगर बीजेपी सत्ता में आती है झारखंड और महाराष्ट्र के, तो यहाँ पे लोगों को जलेबी से स्वागत किया जाएगा। हम जिस तरीके से आपको बता रहे हैं कि आज जो जलेबी पे सियासत है वो हरियाणा से चल के अब दिल्ली तक आया है और अब महाराष्ट्र और झारखंड तक भी जाएगा। बहरहाल आप तो सीटों के नतीजे ही बताएंगे कि किसमें बटेगा लड्डू या किसमें बटेगी जलेबी। कैमरामैन आशीष के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली। और देखिए लगातार जीत को लेकर यहाँ पर मिठाइयाँ भी बनना शुरू हो चुकी है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से फैसले की बारी है, आज काउंटिंग जारी हो चुकी है, जिस तरीके से वोटिंग को लेकर जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है और जो शुरुआती रुझान है वो भी कहीं ना कहीं सामने आने लगे हैं। और चलिए हमारे साथ अलीगढ़ से हमारे संवाददाता विक्रांत प्रताप भी जुड़ चुके हैं। विक्रांत, अलीगढ़ की बात करें तो क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? आज फैसले का दिन है जी। अलीगढ़ की खैर विधानसभा का उपचुनाव में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है अभी तक लगभग 19,335 वोट खुल चुकी हैं। तीसरे राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर आगे चल रहे हैं। उन्हें जो है 9992 मत मिले हैं। वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर चारू कैन को 5862 मत मिले हैं। वहीं यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जो है काफी लीड लेकर चल रहे हैं। वहीं समर्थकों में खुशी का माहौल भी है। जी विक्रांत, साथ ही साथ क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि समर्थक जो है वो खुशी के माहौल में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा बल किस तरीके से तैनात किए गए, क्या कुछ पुख्ता इंतजाम?
ये अगर सुरक्षा की बात की जाए दीपिका, तो यहाँ पर सुरक्षा के लिए 3 लेयर सुरक्षा की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, कोई भी घटना अप्रिय न हो, इसलिए प्रशासन की तरफ से पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। काफी मात्रा में फोर्स लगाया गया है, जगह जगह फोर्स लगा हुआ है, बाहर मतगणना स्थल के बाहर भी काफी मात्रा में फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, चलिए डॉक्टर राम पांडे जी आपके पास आती हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे थे नेहा जी की बात पर, जरा अपनी बात पूरी कीजिए। पहली बात तो मैं भी बता दूं, मैंने एमटेक के साथ एमबीए भी किया है और उसके साथ पीएचडी भी किया हुआ है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात नेहा जी ने कही कि जो काउंटिंग एजेंट होते हैं अंदर, वो इनको सूचना दे देते हैं। भाई इनके बीजेपी के काउंटिंग एजेंट अंदर मोबाइल ले जा सकते हैं, बाकी कोई नहीं ले जा सकता। आप बताइए ये धोखाधड़ी है कि नहीं, कि बाकी कोई अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकता है? अंदर से कोई भी काउंटिंग एजेंट बाहर सूचना नहीं भेज सकता है, ना दे सकता है, ना उसके पास कोई साधन होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंट सब कुछ ले जा सकते हैं, अंदर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, सारी सूचना दे सकते हैं। ये अपने आप में बता रहा है कि पुलिस प्रशासन और पैसे के माध्यम से ये चुनाव जीते हैं। अभी यूपी की बात चल रही थी, यूपी में तो इंडिया गठबंधन के वोटर को वोट ही नहीं डालने दिया है, पिस्टल लगा दी सीधा कि आप वोट डालने जाओगे तो गोली मार देंगे। पुलिस गोली चला रही है, पुलिस दादागिरी कर रही है, तो ये तो हमने यूपी में देखा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत ही 25, 30, 35 हजार तो इनके फर्जी वोट शुरुआत से ही आगे बढ़ जाते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी 2, 5, 10, 20 हजार से जीतती है तो वो जीत नहीं है, वो जीत बंदूक की गोली होती है। वो गरीबों पे पैसा बांटना होता है, वो दादागिरी करना होता है, वो गुंडागिरी करना होता है, वो ईवीएम होता है। तो 25-30 हजार वोट तो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही जुगाड़ कर लेती है। और कह रहे हैं कि अंदर से हमारे एजेंट सूचना दे देते हैं, अंदर हमारे एजेंट मोबाइल ले जाते हैं, बाकी किसी को मोबाइल ले जाने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ इन्होंने खुद ने प्रमाणित कर दिया। भाई राष्ट्रीय महासचिव इनके पैसे बांट रहे थे क्या? किसी राष्ट्रीय महासचिव ने पैसा बांटा क्या? किसी दूसरे ने पैसा बांटा? और इन्होंने कहा कि हम भारत की बदनामी करते हैं। भाई ऑस्ट्रेलिया कौन ले गया था? मोदी जी ले गए थे ना अदानी को। केन्या कौन ले गया था? श्रीलंका कौन ले गया? बांग्लादेश कौन ले गया? अमेरिका कौन ले गया? सब जगह तो मोदी जी अदानी को ले गए और अदानी की सब जगह जांच चल रही है। अमेरिका ने भगोड़ा साबित कर दिया, आपको पैसा फंड करते हैं, मोदी के दोस्त हैं। जब अदानी भ्रष्ट हुआ तो मोदी भ्रष्ट हुए, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट हुई। आप एक एक वोट को 5-5, 10-10 हजार पैसा देते हैं। इतनी गरीबी आपने बना दी तो वोट प्रभावित होता है। ठीक है नेहा जी, नेहा जी आपके पास आपने बात की जी, अपनी जल्दी से आपने मेरी बात सुनी नहीं थी। मैंने ये कहा था कि आप अपने एजेंट से पता कर लेना कि कौन से राउंड में कौन जीता था। आप बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन वर्सेस वोट की। अगर आपको लगता है कि अंदर से एजेंट कैसे बताएगा? आप बताइए मुझे, क्या साधन है? उस पर कोई व्यवस्था नहीं है कि बाहर आके वो बता सके। आपका एजेंट आपको कैसे सूचना देगा? ठीक है, देखिए आप दोनों एक एक करके अपनी बात दोनों को मौका दिया है बात रखने का। ठीक है, मेरे मुंह में मत डालिए। किसने कहा? ठीक है डॉक्टर रामपाल जी, ठीक है नेहा जी, ठीक है निरंजन जी, मैं आपके पास आती हूँ, आप दोनों के पास में आऊंगी। पहले निरंजन से मेरा ये सवाल है। ठीक है नेहा जी, निरंजन जी देखिए, दोनों जो प्रवक्ता हैं या जो दोनों पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की, एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, चाहे वो वर्गीकरण की बात हो या फिर अडानी वर्सेस आम आदमी। किस तरीके से इसको देखा जा सकता है और आज का दिन इन सबको देखते हुए कितना महत्वपूर्ण? बात तो यह है कि देश में अदानी वर्सेज आम आदमी तो कुछ है नहीं, अदानी वर्सेज कांग्रेस जरूर है। और मैं डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहता हूं कि वो बहुत बढ़िया तरीके से अपने नेता की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। उनको आज चुनावी विश्लेषण के लिए हम बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि हमको चुनाव पर बात करनी चाहिए। चुनाव कैसे हुआ, कैसे होता है, क्या होता है, ये देश भी जानता है। कांग्रेस जैसा बताती है वो देश सुनता है, मोदी जी जैसा बताते वैसा ही देश जानता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी इस वक्त जो महाराष्ट्र में है वो एनडीए को 214 सीटें मिल रही है और महाविकास आघाड़ी जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली है उससे सिर्फ 68 सीटें मिल रही है। स्थिति ये है। अब ये इन सब के बीच में महाराष्ट्र में जिस प्रकार की जो हालत है, या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि भाई झारखंड में बराबरी का मामला हो रहा है उनका दोनों का। तो ये जो पार्टियों के प्रवक्ता है उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत बढ़िया ढंग से वो निभा रहे हैं। अपनी पार्टी की जो बात कहनी है वो अपनी पार्टी की बात को जनता तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस देश का सारे न्यूज चैनल झूठे नहीं हो सकते, सारे रिपोर्टर झूठे नहीं हो सकते।
सारे चुनाव विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक झूठे नहीं हो सकते। जिनके पास इलेक्शन कमीशन देगा तभी सूचनाएं आएगी, ये इस संसार में कभी संभव नहीं है। उसके पहले भी सूचनाएं आती है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी अंदर से बाहर खबरें देते हैं और बीजेपी के भी देते हैं। जो अंदर होते हैं वो बाहर भेजते हैं खबरें, उनको छुट्टी होती है, समय मिलता है बाहर आने का। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अंदर ही पैक के पैक रहेंगे। और अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस की जहां पर सीटें, आप ये बताइए कि आप झारखंड में आपको मतलब क्या आपत्ति है डॉक्टर साहब की, वहां पर तो वहां भी सूचना मिली कि इंडिया गठबंधन को 48 सीटें मिल रही है और एनडीए को 30 सीटें मिल रही है, तो वहां भी तो सूचनाएं आ रही है। तो वहां इंडिया गठबंधन के लोग थोड़ी खबर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इन सब बहस के अलावा हमको अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता आप दिखा रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा सबसे पहला ये है कि हमको इन समाचार माध्यमों पर, समाचार और संचार के माध्यम, आप तो डॉक्टर साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं और हम आपको ये देश सुनता जानता रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि इन सब चीजों से ऊपर उठकर आप पार्टी नेतृत्व की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई है। लेकिन इतना भी है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस की जो हालत हुई है, वो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जो अनदेखी है उनकी वजह से हुई है। और पार्टियों में जिस तरह से हम कह सकते हैं कि ठीक है, जोड़ तोड़ करके उन्होंने सरकार बना दी, उद्धव ठाकरे को हटा दिया, उद्धव ठाकरे को, लेकिन उद्धव ठाकरे भी तो खुद बीजेपी से टूटकर कांग्रेस की तरफ आके सत्ता में आए। तो ये सारा हम सिर्फ एक तरफा राजनीति का जो चित्रण देखते हैं, उसके सामने हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि महाराष्ट्र में बताऊं मैं आपको कि महाराष्ट्र में विचारधारा नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। महाराष्ट्र में सिर्फ वो सत्ता धारा बन गई है कि जिसको सत्ता में आना है वो हमारे साथ आ जाए। पहले कांग्रेस के साथ आ गए, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए, उन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से ठीक है, बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से आज फैसले की घड़ी और जनता जो है वो कहीं ना कहीं तय कर चुकी है कि आखिर सत्ता की चाबी किसके हाथ में देनी है। चलिए आप सभी हमारे साथ लगातार बने रहिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। और एक बार फिर से आपको रुझानों से अपडेट करा देते हैं। देखिए झारखंड में एनडीए 30 पर आगे चलती हुई, इंडिया 48 पर बढ़त बनाती हुई, वहीं अन्य के खाते में 2। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है महायुति एमवीए 65 पर, अन्य के खाते में 12 सीटें नजर आ रही हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर अगर बात करें तो एनडीए 8 पर और सपा 1 पर नजर आ रही है। और देखिए लगातार हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं और नेहा धवन जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। नेहा जी देखिए, अगर महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो महायुति प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की बात करें तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके उभरी है। ऐसे में कई प्रकार के सवाल खड़े होना शुरू हो चुके हैं कि क्या मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही हो सकता है? क्या कुछ कहना चाहेंगी महाराष्ट्र में मतगणना को लेकर? देखिए मनीषा जी, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है कि मुख्यमंत्री बीजेपी के होंगे, ये तो समय ही बताएगा। इस पर तो मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व जब तक कुछ तय नहीं कर ले तब तक हमारा कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। और जो भी होगा रिजल्ट आपके सामने होगा। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने कमबैक किया है और बहुत अच्छा कमबैक किया है। और हमारी महायुति का गठबंधन है वो देखिए 212 सीटों पर आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, जो कि एक बहुत प्रचंड जीत है। ये बात का दावा हम पहले भी करते आ रहे थे, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे थे और जिन मुद्दों को हमने जनता के बीच में रखा था और महाराष्ट्र के मुद्दों को हमने जो है काम किया, उस पर जो हमारी सरकार का समय रहा उस पर काम भी किया। और आप देखिए कि किस तरह से कांग्रेस हमेशा एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है, झूठ की राजनीति करती है। लेकिन इस बार उनका झूठ का गुब्बारा हरियाणा में तो फूटा ही फूटा। हमें पूरा यकीन था कि हरियाणा की जीत का असर जो है वो झारखंड और महाराष्ट्र पे भी देखने को मिलेगा और यूपी के जो चुनाव है, उपचुनाव है, राजस्थान के उपचुनाव है, उस पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो सत्य साबित हुआ। हरियाणा में जो इनका झूठ का गुब्बारा फूटा, वो जो गलत नैरेटिव सेट करने का जो गुब्बारा था, चाहे वो एससी आरक्षण जो है, दलित आरक्षण जो है वो खत्म करने की बात थी, चाहे उन्होंने जाति पाति की बात की, वहां पर 35 वर्सेस 1 बिरादरी की बात की, अन्य कितने ऐसे उनके नैरेटिव थे जो किसानों का मुद्दा था, आंगनवाड़ी सेंटर्स के वर्कर्स का मुद्दा था,
डॉक्टर्स का मुद्दा था, वो सब झूठ में उसको एक नैरेटिव सेट करते रहे, लेकिन वो सब फेल हुए नैरेटिव। और आप देखिए एक नैरेटिव इन्होंने महाराष्ट्र में सेट करने की कोशिश की कि अजीत पवार ठीक है नेहा जी, बिल्कुल नेहा जी आपकी बात को सुनेंगे बिल्कुल। और इस बीच संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा, ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है। गड़बड़ क्या है? मतलब अभी में गड़बड़ है? अरे भाई ठहरो, फंडिंग हुआ है, पूरे नतीजे आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? देश में जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि आपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। जो नतीजे आ रहे हैं वो महाविकास आघाड़ी को कबूल है नहीं, आगे की क्या भूमिका रहेगी? नतीजे कबूल नहीं है। मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। जनता को भी जनता का निर्णय नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, और मुझे बार बार आप वही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी के कुल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कुल संख्या दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा शिंदे गुट के कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे, आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है। संभव है क्या ये? अजीत पवार को 40। तो देखिए संजय राउत को आप सुन रहे थे, जो लगातार अब कहीं ना कहीं हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। काउंटिंग की घड़ी देखिए, सियासत पूरी तरह से चमकती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में चुनावी चाल में किसकी चालबाजी चलती हुई नजर आएगी, ये तस्वीर अब से कुछ ही देर में काम आ जाएगी और तस्वीर क्लियर हो जाएगी। देखिए मतगणना की महा कवरेज नेटवर्क 10 पर आप देख रहे हैं, लगातार रुझानों के साथ आपको अपडेट करा रहे हैं। फैसले की बारी है और काउंटिंग लगातार जारी है। ऐसे में जनता का फैसला, जनता जनार्दन किसे जनादेश देती है, किसके सर पर जीत का ताज सजता है, ये देखना वाकई में दिलचस्प रहने वाला है। थोड़ी ही देर में जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे ये रुझान कितना ज़्यादा एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं, ये देखना वाकई में दिलचस्प रहने वाला है। हमारे साथ आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर से प्रभाकर राणा जुड़े हुए हैं, और साथ ही गाजियाबाद से आकाश गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रभाकर, देखिए आपका रुख करना चाहेंगे, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए रुझानों में बीजेपी की जोरदार प्रचंड बहुमत के साथ जीत होती हुई नजर आ रही है लगभग हर क्षेत्र में। और अगर झारखंड की भी बात करें तो अभी भी तस्वीर पूरी तरह से क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं नेक टू नेक फाइट की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में किस तरह की हलचल, क्या कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, वहां पर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है प्रभाकर? बीजेपी नेशनल हेडक्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर अभी जो है मीडिया का जमावड़ा है पूरी तरह से, और जो बीजेपी के कुछ नेता हैं उनका भी आना शुरू हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले ही जो है जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, वो भी ये यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई थी। तो अभी जो है आना शुरू हो गया, लेकिन जो है जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे जो है जो बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। उससे पहले जो हमारे सहयोगी पल्लवी जी उन्होंने दिखाया था, दर्शकों को बताया था कि जो यहाँ पर जो जलेबी, जिस तरह से जो जलेबी की सियासत है वो लगातार जारी है, तो वो यहाँ पर बननी शुरू हो गई थी, और वही यहाँ पर मेहमानों को जो है वो परोसने का काम जलेबी को किया जा रहा है। और लगातार जो है यहाँ पर जितने भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता अभी तक यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे जो हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। उनका दावा है कि पूर्ण बहुमत से दोनों ही राज्यों में, चाहे वो झारखंड हो या फिर वो महाराष्ट्र हो, दोनों ही राज्यों के अंदर बीजेपी जो है वो अपनी सरकार बनेगी। बिल्कुल, और आकाश का भी रुख करना चाहेंगे, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, देखिए गाजियाबाद की भी अगर बात करें तो उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार ही आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में गाजियाबाद में किस तरह की हलचल तेज होती हुई बीजेपी खेमे में? बिल्कुल, और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। और श्री अखिलेश यादव जी जो फर्जी पीडीए लेकर के चल रहे थे, जो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चला रहे थे,
उनको जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने दे दिया है कि वो 27 के सत्ताधीश नहीं, 47 तक भी वो सत्ताधीश नहीं बन सकते, बल्कि सपा। और चलिए फिर से आकाश का रुख करेंगे और फिलहाल देखिए यूपी उपचुनाव में किसका दांव आखिरी तक चलता हुआ नजर आ सकता है, ये देखना वाकई में दिलचस्प रहने वाला है। और जनता का फैसला ही आखिरी फैसला होगा और जनता जनार्दन किसे जनादेश देती है, ये भी तस्वीर अब से थोड़ी ही देर में लगभग हर क्षेत्र में क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है वो फिलहाल झारखंड में। तो चलिए महाराष्ट्र की बात कर ले। कुल सीटें 288, एनडीए 217 पे आगे बढ़त बनाती हुई, इंडिया गठबंधन 59 बहुत पीछे छूट गई है, अदर के खाते में 12 सीटें। तो देखिए ये पूरा आंकड़ा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एनडीए बहुत आगे निकल चुकी है और देखिए महायुति ने लगातार बढ़त बना के रखी हुई है। और ऐसे में अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है महाराष्ट्र में। तो अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 59 सीटों पर फिलहाल अभी रुझानों में सिमटी हुई नजर आ रही है इंडिया। तो देखिए तमाम गेस्ट भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे, पर यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। महामतगणना पर महा कवरेज के साथ लगातार बने हुए हैं और पल पल का अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी है रुझानों पर विश्लेषण करने के लिए। वही केदारनाथ उपचुनाव सीट पर मतगणना को लेकर क्या कुछ पल पल का अपडेट है वो बताने के लिए हमारे साथ कुलदीप राणा भी जुड़ चुके हैं। कुलदीप, सीधा आपके पास आते हैं। देखिए अगर केदारनाथ उपचुनाव सीट की भी बात करें तो देखिए यहाँ पर भी बीजेपी लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है वहां पर? निश्चित पे जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है आशा नोटियाल, उनको लगातार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब तक उनको 6वें राउंड में भी उन्होंने बढ़त बनाई है और 10,153 मतों के साथ वो पहले नंबर पे है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 7,292 मतों के साथ दूसरे नंबर पे है और निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह चौहान 7,189 मतों के साथ तीसरे नंबर पे है। खासतौर पे निर्दलीय प्रत्याशी की बात करें, जो त्रिभुवन सिंह चौहान है वो पिछले 2-3 राउंडों में लगातार दूसरे नंबर पर बने हुए थे। यानी केदार घाटी का जो नाराज वोटर जिसको माना जा रहा था, सरकार के खिलाफ जिसको माना जा रहा था कि सरकार से नाराजगी है, वो वोट कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह चौहान को शिफ्ट हुई है। हालांकि कांग्रेस बड़े जोर शोर से केदारनाथ के मुद्दों को उछाल रही थी, चाहे वो सोना चोरी प्रकरण का मामला हो या फिर केदारनाथ का धाम दिल्ली में बसाने का मामला हो या फिर केदारनाथ की यात्रा को डाइवर्ट करने का सवाल हो, ये तमाम विपक्षी पार्टियां उठा रही थी। लेकिन विपक्ष पर भी लोगों ने भरोसा नहीं किया है और उसका जो केदार घाटी का जो नाराज वोटर सरकार से रहा है, वो वोट निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह चौहान को मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी जो भारतीय जनता पार्टी है उसको काफी ज्यादा उन्होंने लीड बनाई हुई है। करीबन 3,000 की लीड उनके पक्ष में बनती हुई नजर आ रही है। 10,000 से अधिक मत उनको पड़े हैं, तो पहले नंबर पे अभी तक बने हुए हैं। बिल्कुल कुलदीप, और हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी बने हुए हैं। उनमें से डॉक्टर राम पांडे जी का एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर राम पांडे, देखिए चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे यूपी उपचुनाव की बात करें और चाहे झारखंड की बात करें, तो देखिए जो संतोषजनक रिजल्ट है इंडिया गठबंधन वो कहीं ना कहीं झारखंड में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन बहुत ज्यादा पिछड़ता हुआ। ऐसे में किस तरह से देख रहे हैं और कितनी आस अभी इन रुझानों से? बहुत गलत हो रहा है और आपके संवाददाता ने अभी कहा था कि महाराष्ट्र में विचारधारा खत्म हो गई है। आप समझ लीजिए, जिस प्रदेश और देश की विचारधारा खत्म हो जाए, जिसके संस्कार खत्म हो जाए, नैतिक पतन जिस देश का और प्रदेश का हो जाए, जिस देश में झूठ को सच मान लिया जाए, गलत तरीके से जीत पर जलेबियां खाई जाएं, तो उस देश में यही होगा कि गरीब आदमी तो गरीब जीत होता पर तो जाएगा। जलेबी खाने का उन्हें मौका मिला है ना, अगर आप भी जीतते तो आप भी लड्डू इमरती कुछ तो आप भी खाते ना। फिर जीत नहीं है ये, बूथ कैप्चरिंग है ये आपने देखा होगा, इनके महासचिव पकड़े गए थे ना पैसे बांटते हुए। अब देश में इतनी गरीबी है कि आप एक वोट का 5,000 10,000 रुपया देंगे, जब हमारे विधायक 50 करोड़ में बिक सकते हैं, तो फिर मतदाता 5,000 और 10,000 में क्या वोट नहीं देगा? अब गरीबी इतनी ज्यादा है कि ये 1-1 हजार रुपए भी बांट रहे हैं वोट के लिए।
जी। महाराष्ट्र में बांटा इन्होंने 1,000 रुपए, ये तो सरकार की तरफ से बांटा है। मध्य प्रदेश में बांटा जा रहा है। तो गरीबी इतनी है कि लोग स्वीकार करते हैं उस पैसे को, उसका विरोध नहीं ठीक है। करते हैं। नेहा लोग जी ये नहीं लौटूंगी कहते कि आपके हमें पास, रोजगार बिल्कुल। दीजिए। तो गरीबी का ये इतना बड़ा बिल्कुल डॉक्टर राम पांडे जी सुनेंगे। और इधर झारखंड के रुझानों की बात कर लेते हैं। देखिए एनडीए यहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 29 सीटों पर एनडीए इंडिया गठबंधन 50 सीटों पर आगे बढ़त बनाते हुए, और अदर के खाते में देखिए 2, तो झारखंड की 81 कुल सीटों का समीकरण हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं इन रुझानों के माध्यम से। तो देखिए झारखंड का ये बड़ा अपडेट। बिल्कुल डॉक्टर राम पांडे जी अपनी बात को पूरा करें, और नेहा धवन जी फिर उसके बाद आपके पास आएंगे। बिल्कुल, तो देखिए लगातार पल पल का रुझान आपके साथ अपडेट करा रहे हैं। तो बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी जिस शिवाजी महाराज की मूर्ति का उद्घाटन करते हैं, वो मूर्ति कोलैप्स हो जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। शिवाजी महाराज की गर्दन कहीं पड़ी रहती है, हाथ पैर कहीं पड़े रहते हैं। तो इससे ये साबित होता है ना, इन्होंने भ्रष्टाचार किया और उसके बाद भी जीत रहे, क्योंकि जनता तो भ्रष्टाचार के विरोध में होती है। जनता तो भ्रष्टाचार के विरोध में वोट देती है, जनता भ्रष्टाचार के विरोध में बोलती है, और फिर भी ये जीत रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है, बूथ कैप्चरिंग है, गलत तरीके से अपने फेवर में वोट डलवाना है, जितने भी साधन होते हैं उनका गलत उपयोग करना है। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती नहीं है। फेयर इलेक्शन हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की आज भी महाराष्ट्र में जमानत जब्त हो जाए। ये जो इनकी 250 सीट आ रही है, इनकी 25 सीट भी नहीं आएंगी यदि फेयर सिलेक्शन हो जाए। हर सीट पर ये 25, 30, 35 हजार वोट इनका जुगाड़ का होता है, जनता का वोट नहीं होता है। वो जुगाड़ का वोट होता है, वो पैसे का होता है, बूथ कैप्चरिंग का होता है। अंदर मतगणना में भी गड़बड़ी की जाती है। आप इनके तो सर्टिफिकेट पहले ही बन जाते हैं, जीत के सर्टिफिकेट इनके पहले ही बन जाते हैं, मतगणना तो उसके बाद होती है। ये तक इनका हाल है। तो ये जो भी देश में फेयर इलेक्शन चल रहा है, ये फेयर इलेक्शन नहीं चल रहा है। ठीक है डॉक्टर राम पांडे जी, बिल्कुल आपकी बात को दोबारा से सुनेंगे, और नेहा जी आपकी भी बात को सुनेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मतगणना की महा कवरेज आपको दिखा रहे हैं, और ऐसे में हर क्षेत्र का रुझान क्या कुछ कहता हुआ, इसको लेकर भी पल पल का विश्लेषण कर रहे हैं। देखिए अगर महाराष्ट्र की बात करें और चाहे झारखंड की बात करें, महाराष्ट्र की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जहां जनता के फैसले के अनुसार देखिए महायुति 217 पर और महाअघाड़ी 59 पर पिछड़ती हुई, अन्य के खाते में 12 सीटें। तो देखिए जनता का फैसला कहीं ना कहीं महायुति के साथ जाता हुआ, ये हम आपको रुझानों के हिसाब से पल पल का अपडेट दे रहे हैं। और महायुति प्रचंड बहुमत के साथ देखिए लगातार आगे बढ़ती हुई। अगर महायुति में बीजेपी की स्थिति की बात करें तो देखिए बीजेपी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन के दौरान, और ऐसे में वहां पर सियासी समीकरणों को किस तरह से बनता बदलता देखा हुआ जाता है, ये देखना वाकई में दिलचस्प रहने वाला है। और फिलहाल महाराष्ट्र में जनता का फैसला महायुति के साथ जाता हुआ। झारखंड की बात कर लेते हैं, यहां पर एनडीए पिछड़ती हुई नजर आ रही है। एनडीए के खाते में फिलहाल अभी तक 29 सीटें रुझानों के हिसाब से इंडिया गठबंधन ने आगे बढ़त बना के रखी हुई है, जो हाफ सेंचुरी तक पहुंच चुकी है, और इंडिया गठबंधन यहां पर 50 सीटों पर आगे चल रही है। अन्य के खाते में 2 सीटें, और एनडीए वर्सेस इंडिया में कांटे की टक्कर देखिए झारखंड में सुबह से ही देखने को मिल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर अभी रुझानों के हिसाब से इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हेमंत सोरेन के हाथ में सत्ता वापस लौटती हुई नजर आ रही है। ये झारखंड के रुझानों के हिसाब से हम आपको अपडेट दे रहे हैं। तो देखिए जनता जनार्दन का फैसला जो है वो इंडिया गठबंधन को जनादेश मिलता हुआ झारखंड में मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो चाहे महाराष्ट्र की बात करें चाहे झारखंड की बात करें, देखिए विधानसभा इलेक्शन की पल पल की तस्वीरों से हम आपको अपडेट करा रहे हैं, पल पल के रुझानों से आपको अपडेट करा रहे हैं। और झारखंड में साफ तौर पर अभी स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन को। ये तस्वीर कितना ज्यादा बदलती हुई नजर आती है, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। और झारखंड और महाराष्ट्र के रुझान जो है वो लगातार हम पॉइंटर्स के जरिए भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।
और लगातार खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। नेहा जी, देखिए, अगर डॉक्टर राम पांडे जी की बात करें तो बूथ कैप्चरिंग का उन्होंने आरोप लगाया है और आप भी कुछ कहना चाहेंगी। आपको भी बोलने का पूरा समय दिया जाता है, रखें अपनी बात। मनीषा जी, देखिए, आज अगर हमें महाराष्ट्र में बढ़त दिख रही है और हम सरकार बनाने के बहुत नजदीक दिखते नजर आ रहे हैं, तो ये जो जीत है ये नरेंद्र मोदी जी के सपने की जीत है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है, ये भारत के विकास की जीत है, ये भारत की अवधारणा जो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में केंद्र में कमान संभालने के बाद रखी थी, उसकी जीत है। ये जीत है हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विजन की जीत है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों की जीत है। ये भ्रष्टाचार की जीत नहीं है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ की जीत है। और जहां तक बात है डॉक्टर राम की, मैं डॉक्टर राम को ये बात कहना चाहूंगी कि आप इल्जाम लगाने के बजाय कांग्रेस की रणनीति पर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं अब आप संदेह के घेरे में जनता भी देखने लगी है, क्योंकि जो बात हरियाणा में इन्होंने कही, ठीक है नेहा जी, बिल्कुल जो है वो महाराष्ट्र। ठीक है नेहा जी, इधर लास्ट रिएक्शन डॉक्टर राम पांडे जी का भी ले लेते हैं, फिर से आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर राम पांडे जी, बिल्कुल, नेहा जी इधर रोकना चाहेंगे आपको। बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, जब हमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम महाराष्ट्र सपोर्ट कर रहा है, तो आप अपनी रणनीति चेंज करिए। कमी आप में है, कमी कांग्रेस। डॉक्टर राम पांडे जी, आधे मिनट में अपनी बात को पूरा करें। बिल्कुल जी 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 जी, कुछ भी हो जाए, हम कितने भी चुनाव हार जाए, लेकिन जो देश को बर्बाद करने वाले अदानी टाइप के लोग हैं, उनका हम सहयोग नहीं लेंगे और ना देश को बर्बाद होने देंगे। इतने मुद्दे अभी चुनाव में उठाए गए, उन पर बात कर लीजिए ना। साबित कर दिया है अदानी को, जो आपको ये सीटें दिलवा रहा है, जो आपको जिता रहा है, जो आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। कीनिया, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह से भगाए गए हैं। और मोदी कितना झूठ बोलते हैं। शिवाजी की मूर्ति का उद्घाटन किया, वो टूट गई। महाकाल लोक का उद्घाटन किया, वो टूट गई। 15 लाख आया नहीं, 100 स्मार्ट सिटी नहीं बनी, कोई स्मार्ट गांव नहीं बना, कोई 2022 तक आय दोगुनी नहीं हुई, कोई 2022 तक डिजिटल इंडिया नहीं बना, कोई 2022 तक सबके मकान नहीं बने। नरेंद्र मोदी जी जैसा झूठा इंसान तो पूरी दुनिया में नहीं है। नरेंद्र मोदी के नाम पर तो एक वोट नहीं मिलेगा। हमारे देश में झूठ को पसंद नहीं किया जाता है, झूठे इंसान से नफरत की जाती है। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर राम पांडे जी, अपनी बात को आपने पूरा कर लिया। बिल्कुल, लास्ट रिएक्शन नेहा जी का भी ले लेते हैं। ठीक है, लास्ट रिएक्शन नेहा जी। नेहा जी, देखिए, लोकसभा इलेक्शन के बिल्कुल विपरीत अभी इलेक्शन के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं और यही बात अभी डॉक्टर राम पांडे जी भी दोहराते हुए नजर आए कि नरेंद्र मोदी के नाम पर अब वोटिंग नहीं हो रही है। क्या कुछ लास्ट रिएक्शन आपका? बिल्कुल नेहा जी, आपका लास्ट रिएक्शन। गलत बात है। मैं आपको मनीषा जी एक बात बता दूं, ठीक हम है, अपनी कमियों पर काम करते हैं, हम अपनी कमियों को देखते हुए उसकी रणनीति तैयार करते हैं और उस पर काम करते हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने कभी ये काम करने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस ने हमेशा बयानबाजी की, लाठियां लगाकर काम किया, कूटनीति के साथ काम किया, लेकिन हमने अपनी लोकसभा कमियों को हरियाणा में भी दूर किया। हरियाणा में भी 50-50 आ गए, लेकिन हरियाणा में भी हमने काम